काम शुरू हो गया। जो 35 किलोमीटर नेपाल में कैनाल को लाइनिंग करना था, उस पर काम शुरू हो गया। पहली बार बिहार के फ्लड को एड्रेस किया जा रहा है और मुझे लगता है आने वाले टाइम में बिल्कुल बिहार का जो नॉर्थ बिहार है, जिससे इतना बड़ा माइग्रेशन हो जाता है, उसमें काफ़ी मिनिमाइज होगा ये जो फ्लड का। एक प्रॉब्लम तो नेपाल में हाई डैम बनने से का है, जब तक वो नहीं बनता है, इस सब इनिशिएटिव से बिहार का पूरा जो उत्तर बिहार है उसमें बाढ़ की स्थिति में काफ़ी सुधार आएगा, सुधार आ रहा है जो काम शुरू हुआ। एक और विषय जो मैं देख रहा था चुनाव में, मैं चुनाव की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि अभी बिहार में ही चुनाव हुआ है हाल में, और बिहार चुनाव में देखा, हम लोग मिथिला क्षेत्र से आते हैं कि यहाँ कांग्रेस के एक नेता गए और मखाना के तालाब में कूद गए जाकर, और मखाना के तालाब में कूद गए कि खेती कैसे होती है वो सीखने के लिए खेती कैसे होती है। और मखाना के तालाब में कूद करके किसान के साथ खड़े हो गए कि कैसे फोटो खिंचाने के लिए, और तो कोई मतलब था नहीं। फोटो खिंचाए, अखबार में डाले। आज तक उस मखाना किसानों के लिए, जो गरीब मखाना किसान है, उसके लिए कुछ नहीं किया। इसी एनडीए और मोदी जी की सरकार ने मखाना को, मखाना बोर्ड, पहला बोर्ड बिहार को मिला, मखाना बोर्ड मिला, और आज मखाना बोर्ड फंक्शनल हो गया है। दरभंगा में एयरपोर्ट है, पूर्णिया में एयरपोर्ट है। अब आप लोग मखाना खाते हैं कि मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मखाना खाते हैं तो मखाना सिर्फ मिथिला में होता है, सिर्फ मिथिला में मखाना होता है, और मखाना सिर्फ मिथिला में होता है। और आज उसका मखाना बोर्ड बनने से, फंक्शनल होने से, जो मोदी सरकार ने किया, जो एनडीए सरकार ने किया है, आज तक वो मखाना जो अति पिछड़ा समाज के लोग, गरीब लोग पानी में जा करके काम करते थे, उसके लिए नहीं सोचा। फोटो खिंचाने के अलावा कोई काम नहीं किए, और आज मखाना बोर्ड वहाँ फंक्शनल हो गया। और मखाना बोर्ड के शुरू होने से उसको एक मार्केट, उसको टेक्नोलॉजी, सारी सुविधाएं मिलना शुरू हो रहा है। तो मैं अपने पार्टी के तरफ से इस बजट के पक्ष, कहाँ से अमेरिका जाएगा, मखाना कहाँ आएगा? मखाना ट्रेड डील जो हुआ है, इस ट्रेड डील में, इंडो यूएस ट्रेड डील में मखाना जाएगा। हमारे दरभंगा, पूर्णिया से अमेरिका मखाना जाएगा, और वहाँ के स्टोर में ऑलरेडी मखाना मिलता है। अब ये चेन इफेक्ट होने से पहली बार मखाना के लिए और मखाना किसानों के लिए इस सरकार ने इतना बड़ा काम किया है। अब उसको रूट भी मिल गया, उड़ान स्कीम में एयरपोर्ट भी है, अब कार्गो सिस्टम से देश दुनिया में मखाना जा सकता है। वो सारा चेन क्रिएट हो गया है। तो जो पिछले बार के बजट का इम्पैक्ट था वो बिहार के ग्राउंड पे दिखाई पड़ रहा है, और निश्चित रूप से इस बार के बजट में जो प्रोविज़न किए गए हैं, खास करके टूरिज्म सेक्टर में, मुझे लगता है बहुत कम इन्वेस्टमेंट है और सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, काफ़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता है। उसका बहुत बड़ा फ़ायदा बिहार को मिलेगा। स्किल में जो कितना काम होगा, बिहार में जो यूथ है उसको अगर ट्रेंड करके हम लोग करते हैं तो उनका हर एक जगह उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। तो मैं अपने पार्टी के तरफ से इस बजट का पुरजोर समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। नाउ श्रीमती जया अमिताभ बच्चन। अरे वाह सर, ये this is really strange because every time I get an opportunity to speak, you are always on the chair. हाँ? अभी सौभाग्य समझूं या अभाग्य समझूं मैं नहीं बता सकती। ये बैठ रहे हम समझ गए आपका नंबर आना। मैं संजय जी से कहना चाहती हूँ कि मखाना आप भेजिए, मगर हम लोगों को पॉपकॉर्न खाना पड़ेगा। अभी जो डील हुआ है पॉपकॉर्न की जगह मखाना ले लीजिए, बदल के। Sir, I'm not a numbers expert, but there are some basic queries that I have, which I think are important, and I need some clarifications. My first query is, what percentage of the budget has been allocated for job creation of 3.1 crore unemployed youth? I believe a lot of promises have been made to this sector and this section of the population.
My second query is, what are the provisions made for 76% educated unemployed women in the budget? My third query pertains to the field I'm a member of, Indian entertainment industry. This industry is not only one of the largest contributors to the economy, but also has some of the highest taxpayers in the country. Additionally, they are the true cultural ambassadors internationally of the country. Despite these contributions, the entertainment tax and GST levied on films remain among the highest in the world. Through you, sir, I'd like to know what provisions have been made in this budget to ease the tax burden on this industry and support its growth. Otherwise, we'll only be watching films and television programs from the rest of the world except India. Because today the industry is in such a bad condition, it is very, very difficult for them to fund a project which can come on OTT or which can come on the cinema theaters. My fourth query, sir, is our senior citizens, who are the pillars of this society, surviving on a meager 200 rupees a month for those aged between 60 and 79, and 500 rupees for those over 80. This was under Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme. With Budget 2026, keeping allocations frozen, letting inflation silently erode their dignity and security, इस तरह से भारत का विकास तो नहीं होने वाला सर. And this is the second time I'm saying the same thing. Last year I had repeated the same thing and I'm repeating it again, hoping that I will be heard. Thank you. Thank you, Sri Chaudhry Mohammad Ramzan. मैं बजट 26-27 पर बोलने जा रहा हूँ। जब मैं ये सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि रियासत जम्मू कश्मीर वाहिद एक रियासत है सारे इस कंट्री में जहाँ का बजट दो जगह बनता है। एक बजट जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने यहाँ पर दिया, जिसमें यूटी का भी बजट था, और दूसरा बजट जो हमारी असेंबली बनाती है। और हमारी असेंबली ने अभी जो बजट वहाँ पर बनाया JNK में 1,27,767 रुपए का करोड़ का बजट था, जिसमें करीबन 80,000 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर थे। और पार्लियामेंट की तरफ से जो ये बजट अभी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने दिया यहाँ पर, वो करीबन 43,000 करोड़ का है। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ पर ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर से, जो बदकिस्मती से यहाँ पर है भी नहीं, इनसे ये पूछना चाहता हूँ, लास्ट ईयर भी हमारा ये जो यूटी का बजट था सेंट्रल गवर्नमेंट ने 43,000 करोड़ रखा था। क्या वजह है कि इस साल भी इसको उसी पर रखा गया, जबकि बाकी स्टेट्स में करीबन 12, 13, 14, 18, 19, 20% तक बढ़ा दिया है एलोकेशन। लेकिन रियासत जम्मू कश्मीर का जो बजट इस पार्लियामेंट से बना, जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने दिया, वही रखा गया जो लास्ट ईयर था। हालांकि सब ये जानते हैं कि महंगाई ने आम लोगों का कमर तोड़ दिया है। कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना हाई हो गया है, डॉलर का कीमत रुपए के मुकाबले में कितना बढ़ चुका है। और ये ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर से मैं यहाँ पर ये पूछना चाहूँगा, बल्कि रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से, कि ये जो इन्होंने ये 43,000 करोड़ का बजट रखा यूनियन टेरिटरी के लिए, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लिए, तो इसको बढ़ा दें उनकी ज़रूरियात के मुताबिक। और जो स्टेप अप आपने दूसरे स्टेट्स में दिया है, वही स्टेप अप हमें भी दे दीजिए। मुझे याद है कि जिस वक्त 370 तोड़ दिया गया, इसी पार्लियामेंट ने तोड़ दिया गया 5 अगस्त 2019 को, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो तकरीर की वहाँ पर, उसमें ये कहा गया था कि ये हम इसलिए ये तोड़ रहे हैं कि एक तो हम यहाँ पर डाउनलोड इन्वेस्टमेंट होगी,
बाहर के मुल्कों से लोग आएंगे, रियासत जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करेंगे, और रियासत और मरकज़ी हुकूमत भी जो भी है दिल खोल कर वहाँ पर पैसे दे देगी ताकि डेवलपमेंट हो जाए। दूसरा उन्होंने ये कहा था उस वक़्त कि ये जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई हैं जो उस तूफ़ान में निकल गए, अब मुल्क के दूसरे शहरों में रहते हैं, उन्होंने ये भी कहा था कि हम इनको वापस बसाएंगे अपने अपने ठिकानों पर, अपने अपने घरों में। लेकिन क्या किया इस सरकार ने, उन्होंने उनकी जो एग्जाइल थी कश्मीरी पंडित्स की, उनको परमानेंट किया। कोई नहीं बसने गया उधर वापस जब से ये बीजेपी की सरकार आई है 2014 में। और इसी तरह तीसरी बात जो मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, जो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि हम 5 लाख नौकरियाँ दे देंगे, 1 लाख नौकरी हम आउट ऑफ द गवर्नमेंट सेक्टर दे देंगे और 4 लाख हम प्राइवेट सेक्टर में दे देंगे। कहाँ गई वो नौकरियाँ, कहाँ है वो नौकरियाँ जिसका वादा किया गया था। और इसके बाद ये भी कहा गया था 370 के तोड़ने के वक्त कि इससे रियासत में मिलिटेंसी खत्म होगी। अभी आपका लास्ट ईयर हुआ पहलगाम वाक़ा सबको मालूम हुआ। हमारे रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों ने खून के आंसू बहाए जिस वक्त वो वाक़ा हुआ, और हमने कंडेम किया, रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों ने कंडेम किया। रियासत जम्मू कश्मीर के लोग हर गली, हर कोचा, हर बाजार, हर शहर में निकले सड़कों पर और उस एग्ज़ाम को कंडेम किया। लेकिन मैं यहाँ पर ये पूछना चाहता हूँ कि क्या वो मिलिटेंसी ख़त्म हो गई? आपने तो मिलिटेंसी को उस हद तक तरह दे दी कि पाकिस्तान के साथ अभी आपने एक जंग भी लड़ी। तो मैं यहाँ पर ये दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, उस जंग के नतीजे में क्या हुआ, हर एक रियासत जम्मू कश्मीर के एक इंसान को अब सस्पिशन की नज़रों से देखा जाता है। मेरी गुजारिश होगी इस हाउस से, इस सेंट्रल गवर्नमेंट से कि जो सस्पिशन से आप रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को देखते हैं उसकी तरफ वो छोड़ दीजिए। हम रियासत जम्मू कश्मीर के लोग भी मुल्क के इतने ही सिटीजन हैं, वही हक रखते हैं जो जिस तरह बाकी मुल्क के लोग रखते हैं। और हमारा प्रेडोमिनेंटली हमारा कश्मीर का रीजन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुतासर हुआ है। प्रेडोमिनेंटली आबादी भी जो है हमारी मुस्लिम आबादी है। हमारा मज़हब, हमारा कुरान कंडेम करता है वायलेंस को। हमारे कुरान में ये अल्लाह ताला फरमाता है कि कोई भी आदमी जो बेगुनाह इंसान का कत्ल करे वो इंसानों का कत्ल करता है। इन्नमा कतल नफ्स बिगारी नफ्स इज़ फसाद फिल अर्द फका अन्नमा फ़क़तल नास जमीअन वमन अहया फका अन्नमा अहयल नास जमीआ। ये अरबी में है, कुरान में लिखा है कि कोई भी ये निहत्ता इंसान जो होगा, अगर कोई भी उसको कत्ल करेगा तो ये सारे इंसानियत का कत्ल है। और जो कोई इंसान किसी के साथ भलाई के साथ पेश आएगा, उसको बचाएगा, तो वो सारी इंसानियत की भलाई करता है। लिहाजा मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो इसके बाद सलूक हुआ, खासकर लेबरर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ और जो ट्रेडर्स हमारे हैं उनके साथ जो होता है, ये हाउस इसको कंडेम करे। और मेरी आपसे भी ये गुजारिश है कि एक मैसेज चला जाना चाहे। मैं ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, हम मिले उससे, तीनों मेरे जो कुलीग्स यहाँ पर है, और उन्होंने हमें वादा दिया था कि मैं इसमें ज़रूर एग्ज़ाम का, और उन्होंने किया भी, उससे चीफ मिनिस्टर साहब ने किया। लेकिन अभी भी फिर भी ज़रूरत है उस ये जो दहशत फैलाई गई बाकी के रियासतों में, उसको किसी न किसी तरह तोड़ दाए। जियो टैगिंग हमारी मस्जिदों की होती है। मुझे बताएं किस मंदिर या किस गुरुद्वारा का कश्मीर में जियो टैगिंग हो गई, किस ज़मीन में है? रोज़ पटवारी आते हैं, मस्जिदों का पूछते हैं, इमामों का पूछते हैं, आधार कार्ड लाओ जी, थाने पर जाओ जी। मेरे ख्याल में ये किसी भी शख्स के मजहब में एक खुली सी मज़ाहमत है। मैं चाहता हूँ ऑनरेबल चेयरमैन साहब से मेरी ये गुजारिश है कि इस सिलसिले का ये नोटिस ले लें। तो दूसरी बात मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, अभी आप सारी कंट्री के नज़रों में आया होगा, वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में एडवर्टाइज हुआ, नीट के तरफ से वहाँ पर ये MBBS स्टूडेंट्स की सिलेक्शन हो गई और नीट ने उनको क्वालिफाई करवाया। लेकिन इतना हंगामा उधर हो गया तो यूनिवर्सिटी बंद हो गई, मेडिकल कॉलेज भी ख़त्म ही हो गया। क्या ये ऐसा होना चाहिए? हालांकि कश्मीर के लोगों ने कभी नहीं यह कहा। अब लॉ यूनिवर्सिटी पर लड़ाई शुरू हो गई
लेकिन हमने कभी नहीं कहा IIT जम्मू में है, IIM जम्मू में है, एम्स जम्मू में है, हमने कभी ये नहीं कहा। ये कि हम चाहते, हम सोचते हैं, हम जानते हैं और मानते भी हैं कि जम्मू हो या कश्मीर हो एक ही जिस्म के दो हिस्से हैं, लिहाजा ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको बंद किया जाना चाहिए। मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ, ये किस किस्म की डेमोक्रेसी है जिसकी तरफ हम इससे चलते हैं? मैं इसमें नज़र रखने की ज़रूरत है। दूसरी बात मैं जो यहाँ पर कहना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे पावर प्रोजेक्ट्स हैं, हमारा पोटेंशियल जो है 22,000 करोड़ का है। अभी तक हमने टोटल टैप जो किया है 2,000 करोड़ का ये है, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास NHP के साथ काफ़ी टाइम से है। एक दो मिनट तो NHPC के पास है। मैं चाहता हूँ कि हम पावर के लिए तरसते हैं वहाँ पर। क्या ये अच्छा होता है कि जो प्रोजेक्ट हमारे रिसोर्सेज अनटैप हो वो NHPC ले ले और वहाँ पर बिजली प्रोजेक्ट बनाए, लेकिन जो प्रोजेक्ट्स आपके पास पिछले साल हजार से पड़े हुए हैं आप हमें वापस कर लीजिए, हमारी रियासत का भी भला हो जाएगा। साथ साथ में टूरिज्म के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारी पहचान अगर आप किसी को कहेंगे शहर श्रीनगर दारुल खैबर रियासत जम्मू कश्मीर का, शायद कोई नहीं पहचानेगा, लेकिन अगर आप डल की बात करेंगे या अगर आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की वहाँ पर बात करेंगे कि सारे दुनिया के लोग जानते हैं कि ये किस हिस्से का है, हिंदुस्तान के किस हिस्से का ये है। आज जनाब डल के सामने 3,000 कनाल ज़मीन ली जा रही है जो